नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। प्राचीन इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आज हम देखने वाले हैं राजपूत राजवंश के बारे में। इस राजपूत राजवंश की उत्पत्ति के बारे में हम देखेंगे और कौन कौन से राजपूत वंश थे जिनको लेकर के कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से हुई थी। तो आइए हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बता दें, आप ये मैप देख रहे हैं, ये मैप जो मैं बता रहा हूँ ये गुर्जर प्रतिहार का है। तो अभी मैं आगे हम बात करेंगे जब राजपूत वंशों में, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहारों की। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों के मत क्या क्या हैं राजपूत राजवंश को लेकर के। तो विदेशी उत्पत्ति से लेकर के मत बताया जाता है, जिसमें से कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति शक, कुषाण, हूण आदि से हुई है। और इस उत्पत्ति के मत का समर्थन जो है कर्नल जेम्स टॉड, कनिंघम, स्मिथ और ईश्वरी प्रसाद करते हैं। विभिन्न जातियों के मिश्रण बताते हैं वो हैं दशरथ शर्मा और वीएन पाठक बताते हैं। अग्निकुंड सिद्धांत की बात बताई जाती है कि जो चंद्रबरदायीकृत पृथ्वीराज रासो है, जिसमें बताया गया है कि राक्षसों का संहार करने के लिए माउंट आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि ने क्या यज्ञ किया, और यज्ञ में 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति, जिसमें से प्रतिहार थे, चालुक्य थे, परमार थे और चौहान थे। तो इसी क्रम में हम इनका पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिहारों के बारे में। प्रतिहारों की जब हम बात करेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इस वीडियो में गुर्जर प्रतिहारों की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर दरअसल एक जगह का नाम था, जिसको लेकर के वहाँ के लोगों को बोला गया गुर्जर प्रतिहार। तो अब याद रखिएगा, संस्थापक जो थे वो हरिश्चंद्र थे, याद रखिएगा। और प्रथम वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम माने जाते हैं, और राजधानी इनकी उज्जैन थी। और जो ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये जो मैप है, ये गुर्जर प्रतिहारों का जो क्षेत्र था ये वाला मैप था। लेकिन ये मैप जो है ये स्थायी नहीं है, ये बदलता रहता है। ये क्या होता है, बदलता रहता है। जब कभी देखेंगे, जब कन्नौज को लेकर के युद्ध होगा तो कभी इसको पाल अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेंगे, तो कभी राष्ट्रकूट अपने अधिकार क्षेत्र में लेंगे, कभी ये एरिया सिकुड़ करके यहाँ पे चला आएगा, कभी ये एरिया इतना बड़ा हो जाएगा। तो लेकिन मैक्सिमम देखेंगे तो इसी एरिया में ये शासन यहाँ तक इनका फैला था, उसको हम लेकर के बात करेंगे। तो ये मैप आप बना लीजिएगा ताकि थोड़ा आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, क्योंकि ये मैप जब आप बना लेंगे तो थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी कि आखिर ये एरिया था कौन सा इनका। तो ये वाला एरिया आप देख रहे हैं। बाकी थोड़ी समय के लिए तो इन्होंने यहाँ तक कि पाल वंश के क्षेत्र में भी थोड़ा क्षेत्र में अधिकार कर लिया था। आइए देखते हैं आगे क्या कहानी है। तो प्रतिहार अभिलेखों में इस वंश के शासकों को स्वयं को लक्ष्मण का वंशज बताया है, लक्ष्मण का वंशज बताया जाता है। शासकों की बात करेंगे तो पहले शासक हैं नागभट्ट फर्स्ट, ड्यूरेशन 730 से 756, ये याद नहीं रखना है। लेकिन ग्वालियर अभिलेख के अनुसार इसने अरबों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया। इसी अभिलेख में इसे म्लेच्छों का विनाशक और नारायण का अवतार कहा गया है। तो नारायण का अवतार और किसको कहा गया, नागभट्ट फर्स्ट को कहा गया, नागभट्ट फर्स्ट को बोला गया है। और इसके बाद में शासक आए हैं कुक्कुक आए हैं, फिर देवराज आए हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद आए हैं वत्सराज। तो वत्सराज की बात करेंगे तो इसी के समय में त्रिपक्षी संघर्ष की शुरुआत हुई थी। तो त्रिपक्षी संघर्ष की शुरुआत किसके समय में हुई है, तो वत्सराज के समय में हुई है। और कुछ खास वत्सराज का इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आएंगे नागभट्ट द्वितीय को जब देखेंगे तो इसने परम भट्टारक, महाराजाधिचार, परमेश्वर की उपाधि धारण की, और कुछ नहीं। इसका रामभद्र आए, रामभद्र के बाद और कई शासक हुए, लेकिन मिहिर भोज फिर आता है। अब आइए मिहिर भोज को थोड़ा सा देखते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ फैक्ट जो है परीक्षा में मिहिर भोज से रिलेटेड आते रहेंगे। तो उनमें जब हम देखेंगे तो पहली बात तो याद रखना, यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था और इसे आदिवाराह और प्रभास जैसी उपाधियाँ प्राप्त थी। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है आदिवाराह किसकी उपाधि थी और प्रभास किसकी उपाधि थी। तो आपको बताना है कि मिहिर भोज की उपाधियाँ थी, दोनों किसकी थी, मिहिर भोज की उपाधियाँ थी दोनों। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको रख लीजिए, ये पूछा जाता रहा है मिहिर भोज से रिलेटेड। बाकी हम आगे जब देखेंगे तो पूछा जा सकता है किसने द्रंभ नामक चांदी का सिक्का जारी करवाया था। तो द्रंभ नामक चांदी का सिक्का जारी करवाया था मिहिर भोज ने। और इसके काल में जब देखेंगे तो अरब यात्री सुलेमान के विवरण के अनुसार मिहिर भोज के पास अपार सैनिक संपत्ति थी, और इसीलिए सुलेमान इसे अरबों अर्थात इस्लामों का सबसे बड़ा शत्रु बताता है। तो कौन इस्लामों का सबसे बड़ा शत्रु मिहिर भोज को बताता है, तो वह सुलेमान, याद रखिएगा। अब मिहिर भोज के बाद जो शासक आता है वो है महेंद्रपाल फर्स्ट है। अब महेंद्रपाल फर्स्ट के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं। तो इसके काल में जब देखेंगे तो इसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे। राजशेखर किसके काल में निवास करते थे, तो महेंद्रपाल फर्स्ट के काल में निवास करते थे, जो महेंद्रपाल के कवि तथा राजगुरु भी हुआ करते थे, राजकवि और राजगुरु थे। और अब राजशेखर की रचना भी देख लेते हैं। तो इनकी रचना है बाल रामायण,
विंध्यसाल भंजिका, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरिविलास, भुवन कोश। और राजशेखर को महेंद्रपाल ने निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र, रघुकुल चूड़ामणि कहा करते थे। तो ये राजशेखर की उपाधियाँ थी जो दिया था किसने, महेंद्रपाल ने दिया था। तो महेंद्रपाल याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, लेकिन महेंद्रपाल की जो ड्यूरेशन जब आप देखेंगे, सॉरी राजशेखर की जो आप ड्यूरेशन देखेंगे तो ये महेंद्रपाल के दरबार में थे, इसके बाद महिपाल के दरबार में भी रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा क्योंकि इनसे परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और जब हम आगे देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, आएगा नेक्स्ट शासक महिपाल फर्स्ट आएगा। तो महिपाल फर्स्ट जो शासक आएगा इसको क्षितिपाल भी बोलते हैं। इसे आर्यावर्त का महाराजाधिराज भी बोला जाता है। किसने बोला है, राजशेखर ने बोला है। इसके समय में अरब यात्री जो था वो अल मसूदी ने भारत की यात्रा की थी, तो याद रखिएगा। और इसे भारतीय मौसम और मानसून का वर्णन भी इसने किया था। तो किसने किया था, किस इतिहासकार ने सबसे पहले भारतीय मानसून या मौसम का वर्णन किया, अल मसूदी ने किया। तो भारतीय मानसून और मौसम का वर्णन भी करता है। तो ये याद रखिएगा, महिपाल से रिलेटेड इतना याद रखना है, एक तो क्षितिपाल याद रखिए, बाकी आर्यावर्त का महाराजाधिराज बोला जाता है, अरब यात्री अल मसूदी याद रखिए, और मौसम का वर्णन याद रखिए। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए आगे की स्लाइड में देखते हैं आखिर क्या है खास। जब आगे देखेंगे तो शासक आता है महेंद्रपाल, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देवपाल, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। फिर विजयपाल आया। विजयपाल के बारे में जब हम देखेंगे तो विजयपाल के समय में प्रतिहार साम्राज्य बट गया और नए राजवंशों की उदय हो गया। क्योंकि आप देखेंगे जो ये पूरा प्रतिहार वंश का जो क्षेत्र था, देख लिए मैं हल्का सा ऐसे मैप बना दे रहा हूँ। तो ये वाला जो क्षेत्र इनका जो था, ये जो है ये वाला क्षेत्र, ये भी धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा क्षेत्र जो छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगा। जिसमें कन्नौज के क्षेत्र में जो देखेंगे तो गढ़वाल आ गए, और जेजाक भुक्ति अर्थात बुंदेलखंड के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर चंदेल आ गए। अभी हम आगे जब बात करेंगे तो इन सब का जिक्र करेंगे। और गुजरात में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आ गए चालुक्य। मालवा में देखेंगे तो परमार आ गए। शाकंभरी अर्थात अजमेर के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर चौहान आ गए। तो ये सभी जो थे वो एक प्रकार से कह सकते हैं जो प्रतिहार साम्राज्य था उन्हीं के ये सामंत हुआ करते थे। लेकिन आगे चल करके इन्होंने क्या किया, नए राजवंशों का नींव डाली और छोटे छोटे राज्य जो थे वो बट गए। अर्थात कुछ थोड़े समय में देखेंगे तो ये सभी नए नए वंश जो हैं वो आ जाते हैं। इसमें जब देखेंगे तो इसमें जो चौहान, चालुक्य और परमार शक्तिशाली उत्तराधिकारी बने, क्योंकि अग्निकुंड सिद्धांत में इनका उल्लेख भी है। इसके बाद हम देखेंगे तो राज्यपाल आया। अब राज्यपाल के बारे में बता दूं, इसके समय में 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा। जिसमें राज्यपाल जो था वो बिना लड़े भाग गया। एक तो याद आपको रखना है कि राज्यपाल जो था वो बिना लड़े भाग गया। और इसी में चंदेल वंशी विद्याधर ने, अभी हम आगे चंदेल वंश का जिक्र करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे। तो चंदेल वंशी विद्याधर है, उसने क्या किया, राज्यपाल की हत्या कर दी। अर्थात राज्यपाल जो थे, इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए जैसे ये राज्यपाल थे, राज्यपाल के ऊपर अटैक हुआ किसका, राज्यपाल के ऊपर अटैक हुआ गजनवी का। राज्यपाल जो थे वो भाग गए, लेकिन जब राज्यपाल भाग गए तो इनके ऊपर विद्याधर ने क्या किया, विद्याधर ने राज्यपाल के ऊपर अटैक किया और राज्यपाल को मार डाला। अब राज्यपाल की जब हो गई हत्या तो विद्याधर ने ही राज्यपाल का जो पुत्र है त्रिलोचन पाल, उसको गद्दी दे देगा। अर्थात कि जैसे आप देखें तो चंदेल वंशी विद्याधर ने हत्या कर दी थी राज्यपाल की, और राज्यपाल की जब हत्या कर दी तो उसकी जगह पर त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठा दिया। तो याद रखिएगा विद्याधर के बाद कौन शासक, मतलब कि राज्यपाल के बाद कौन शासक बना, त्रिलोचन पाल। इसके बाद देखेंगे तो यशपाल आया, और यशपाल जो था वो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक भी था। तो याद रखिएगा प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। कौन था, यशपाल। याद रखिएगा, इसको परीक्षा में से पूछा जा सकता है कि अंतिम शासक कौन था, तो यशपाल हुआ करता था। तो ये था जो इंपॉर्टेंट चीज़ों मैंने आपको बताई हैं, इनको आप याद रखिए। परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न आपको मिलेंगे जरूर। फिलहाल
इतना मैं आपको बता दूं। इसमें से इम्पॉर्टेंट यही है कि किसके काल में गजनवी का अटैक हुआ 1018 में, कहाँ पर, कन्नौज में, और कौन कौन से जो थे नए वंश बने, किसके काल में बने। विजयपाल का शासन था, जिसमें कन्नौज के गढ़वाल, जागुप्ती के चंदेल, गुजरात के चालुक्य, क्योंकि अभी चालुक्य की जब बात करेंगे तो कल्याणी के चालुक्य, वेगी के चालुक्य अलग अलग अभी आएंगे, और मालवा के परमार, शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी जो अजमेर के आसपास का क्षेत्र था, तो अजमेर अभी आगे हम बात करेंगे। अजय मेरू, अजय राज जब आएगा ना तो वो स्थापना करेगा इसकी, अडोराज वगैरह ये सब भी आएंगे जो हम नेक्स्ट आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें अब जो मैंने बताया आपको, इनको याद रख लीजिए, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। महिपाल फर्स्ट को याद कर लीजिए, और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना लगा लीजिए, उस राजशेखर की रचनाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद ही रखना है। बाल रामायण, बिंदसाल भंजिका, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरिविलास, भुवन कोश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से तो आप देखिए परीक्षा में आते ही रहें। और ये अल मसूदी के बारे में याद रखिएगा। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।